सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर्स और यूनियन देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फंक्शंस, जैसे कि हमने प्रोग्रामिंग में हमने एक फंक्शन देखा जो कि हमारा मेन फंक्शन था। तो उसमें हम प्रोग्राम अब तक हमने उसमें प्रोग्राम लिखा। अब हम उसके बाहर प्रोग्राम लिखने वाले हैं, यानी कि हमारा खुद का फंक्शन तैयार करेंगे। तो ये फंक्शंस क्या होते हैं, इसे कैसे डिफ़ाइन करें, ये आप देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, अ फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। जो कि फंक्शन हमारा जो होता है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। मान लो कि आपको कोई फंक्शन लिखना है तो उसमें हम नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। जैसे कि हमने मेन फंक्शन में लिखी एडिशन कराने के लिए, डिसीजन मेकिंग में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लिखी। तो ये सारी स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंदर लिखी जाती है। तो वो फंक्शन एक टास्क परफॉर्म करता है। तो उस फंक्शन ने कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहिए वो फंक्शन डिफ़ाइन करता है। तो हम फंक्शन का यूज़ क्यों करें, पहले हमने देखा कि अगर हमें स्ट्रिंग रिवर्स करानी हो या स्ट्रिंग कंपेयर करानी हो तो हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता था। लेकिन हमने string.h हेडर फाइल इंक्लूड करके सी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी डिफ़ाइन की हुई फंक्शंस हमने देखी, जो कि strlen और strcmp जैसी, जिसके लिए हमें कोड लिखना नहीं पड़ता था क्योंकि वो ऑलरेडी डिफ़ाइन किए हुए फंक्शंस थे। तो हमने उसे डायरेक्टली कॉल किया और उस फंक्शन ने हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टाइम था वो सेव हो गया। यानी कि जितने भी हम स्ट्रिंग चाहे उसकी लेंथ चाहिए तो हम डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल करते थे और वो फंक्शन हमें लेंथ निकाल के रिटर्न कर देता था। सेम वैसे ही हम हमारी खुद फंक्शंस बना सकते हैं, जो कि सी प्रोग्रामिंग हमें खुद के फंक्शन इस तरीके से बनाने के लिए अलाउ कर देता है। यानी कि अगर आप चाहते हो तो आप खुद का भी इस तरीके से फंक्शन बना सकते हैं और उसे कॉल कर सकते हैं और उसे आपको जो चाहे वो टास्क दे सकते हैं। तो इसलिए फंक्शंस हमें ज़रूरी होते हैं। और एक वन इम्पॉर्टेंट थिंग है, हमारा जो फंक्शन होता है वो हमारा अगर लार्ज प्रोग्राम हो तो उसे नंबर ऑफ़ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे कि मान लो हमें एडिशन करानी है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सारे हम एक ही फंक्शन में करें तो हमारा प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसका फ़्लो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हम फंक्शंस बनाते हैं ताकि हमें ये आसान तरीके से समझ जाए। तो इसका हम प्रोग्राम फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो मान लो कोई डायरेक्टर को मूवी बनानी है, तो मूवी बनाने के लिए उसमें ढेर सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं, जो कि प्रोड्यूसर होता है, आर्ट डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, मूवी डायरेक्टर, ये मूवी बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर डायरेक्टर चाहे तो वो सिर्फ मूवी डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर होता है वो मूवी के प्रोड्यूस कराने के लिए वो देखता है दूसरा कि आर्ट डिज़ाइनर हमारी मूवी में क्या क्या आर्ट्स लगने वाले हैं, पोस्टर्स कैसे डिज़ाइन करने वाले हैं, वो देखता है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर यानी कि किस तरीके से कॉस्ट्यूम हमें चाहिए, और जो म्यूज़िक डायरेक्टर जब भी हमें कौन से सीन पे कौन सा म्यूज़िक चाहिए वो डिसाइड कर देता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर ये सारे काम नहीं करता, तो वो मूवी के जो टास्क होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। इसलिए हमारा टाइम सेव हो जाता है, यानी कि साइमल्टेनियसली ये सारे लोग काम करते हैं
इसलिए हमारी जो मूवी है वो टाइम में बन जाती है। तो सिर्फ डायरेक्टर पर सारा लोड नहीं आता, तो साइमल्टेनियसली सब लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम मूवी को मेन फंक्शन माने तो बाकी के जो प्रोड्यूसर, आर्ट डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो बाकी के फंक्शन हो गए। उसे हम जब चाहे उसे कॉल कर सकते और उनसे हम हमारा टास्क, हमें जो चाहिए वो परफॉर्म करके हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन के 4 पार्ट्स होते हैं, जो कि पहला है फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन बॉडी और फंक्शन कॉल। जो कि पहला होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। अगर हमें कुछ फंक्शन बनाना है तो उसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। तो कंपाइलर को वो समझ जाता है कि फंक्शन कौन सा चाहिए, वो कहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो आसानी से उसके स्कोप में आ जाएगा, यानी कि मेन फंक्शन उसे रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद होती है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन यानी कि फंक्शन हमने कहाँ पे लिखा हुआ है। डिक्लेरेशन एक जगह होता है और डेफिनेशन प्रोग्राम में कई दूसरी जगह हो सकता है। तो ये डेफिनेशन होती है फंक्शन की। उसके बाद आता है फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी यानी कि हम जो भी कुछ फंक्शन में लिखने वाले हैं, नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हम लिखने वाले हैं, तो वो फंक्शन के बॉडी के अंदर आ गई। जैसे कि हमने मेन फंक्शन देखा, उस बॉडी के अंदर यानी कि कर्ली ब्रास के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा वो फंक्शन की बॉडी है। और जो चौथा है फंक्शन कॉल। अगर हमने फंक्शन बना लिया ऊपर के 3 स्टेप से, तो वो फंक्शन हमें कॉल करना पड़ता है, यानी कि उसे हमें कहना पड़ता है कि तुम्हें अब कॉल करना है, यानी कि तुम्हें अब काम करना है। तो उस फंक्शन को कोई टास्क परफॉर्म कराने के लिए उसे कॉल करना पड़ता है। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे कि ये किस तरीके से किया जाता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन जो पहला है उसे हम देखेंगे अब। फंक्शन डिक्लेरेशन कंपाइलर को बताता है कि फंक्शन का नाम क्या है, कितने पैरामीटर्स हमें उसको पास कराने हैं, यह फंक्शन डिक्लेरेशन बताता है। और डिक्लेरेशन का ये सिंटैक्स है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और उसके ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट। जो कि हमने रिटर्न टाइप देखा, कोई भी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल या वॉइड। और उसके बाद फंक्शन का नेम, यहाँ पे आपको जो नाम चाहे वो फंक्शन को दे सकते हैं। और जो तीसरा है पैरामीटर लिस्ट, तो यहाँ पे हम फंक्शन को क्या पास कराने वाले हैं, उस फंक्शन को क्या इनपुट देने वाले हैं, ये फंक्शन पैरामीटर की लिस्ट बताएगी। तो इसमें भी हम फंक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि हम उसको डेटा देने वाले हैं, जो कि डेटा हमारा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल टाइप का है। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में था। इसका एग्जांपल है वॉइड यानी कि रिटर्न टाइप, वॉइड ऐड फंक्शन नेम, उसके बाद पैरामीटर लिस्ट। जैसे कि यहाँ पे कोई भी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर जैसे पैरामीटर्स हमने पास करा दी। तो इस तरीके से फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। तो अब हम फंक्शन डेफिनेशन एंड बॉडी देखेंगे। फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड्स द एक्चुअल बॉडी ऑफ फंक्शन। तो डिक्लेरेशन के बाद फंक्शन की डेफिनेशन बनाई जाती है, जो कि प्रोग्राम में कहीं भी हो सकती है। और इसका सिंटैक्स है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट और फंक्शन की बॉडी। तो यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो कि हमने फंक्शन डिक्लेरेशन में किया था वही यहाँ पे रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट आनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई आप डिफरेंट लोगे तो उसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन दूसरा है। तो इसका हम अब एग्जांपल देखेंगे कि फंक्शन किस तरीके से डिक्लेयर करना है, उसे कॉल कैसे करना है, उसे प्रोग्राम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम
अब देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डिफ़ॉल्ट जो होता है फंक्शन वो मेन फंक्शन है। ठीक है, इसका भी रिटर्न टाइप है इंटीजर। यहाँ पे जो है मेन यानी कि फंक्शन का नाम, और यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स। तो एम्प्टी ब्रैकेट्स बताती है कि ये फंक्शन है, तो फंक्शन के बाद ही ये ब्रैकेट्स दिए जाते हैं, लेकिन हमने इसमें कुछ पास नहीं किया। ठीक है, तो अब हम फंक्शन बनाते हैं जो कि वो फंक्शन हमें 2 नंबर्स की एडिशन करके देगा। तो फंक्शन तैयार करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, और वो डिक्लेरेशन हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर होता है, यानी कि यहाँ पे। तो अब हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, तो हम फंक्शन का रिटर्न टाइप दे देते हैं यानी कि इंटीजर। उसके बाद फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे ऐड दे देता हूँ, यानी कि वो हमें एडिशन करानी है। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर दे देता हूँ इंटीजर और इंटीजर। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इसे 2 इंटीजर देना चाहते हैं, वो 2 इंटीजर वैल्यूज़ एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि सेमीकोलन बताता है कि ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बॉडी नहीं लिखते, वो आपको जहाँ चाहे वो प्रोग्राम में आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे उसकी बॉडी लिखने जा रहा हूँ। ध्यान रखें, हमने जो डिक्लेरेशन किया है सेम यहाँ पे आना चाहिए, ऐड। उसके बाद हमारा फर्स्ट पैरामीटर यानी कि इंटीजर। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल देना ज़रूरी है कि वो फंक्शन हम कॉल करेंगे तो वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वेरिएबल ए लेते हैं और दूसरा बी। तो ये फंक्शन की बॉडी अब यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे हम अब सी वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर सी, और सी वेरिएबल में हम ए प्लस बी की एडिशन करेंगे, ए प्लस बी। तो अगर ये एडिशन होने के बाद हमें उस एडिशन को रिटर्न करना है, यानी कि सी को रिटर्न करना है। तो ये फंक्शन प्रोसेस करने के बाद इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि हमने इसका रिटर्न टाइप बता दिया कि इंटीजर। तो ये इंटीजर ही क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस होने के बाद हम कौन सी वैल्यू रिटर्न चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे डबल वेरिएबल्स में प्रोसेसिंग करें तो हम डबल वैल्यू रिटर्न करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप डबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये था फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेरेशन किया, यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन लिखी, उसके बाद फंक्शन बॉडी लिखी। तो अब हमारा काम, ये फंक्शन अभी रन नहीं होगा क्योंकि हमने इसे कॉल नहीं किया। तो हमें इसे टास्क परफॉर्म कराने के लिए इसे कॉल करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे कंपाइल एंड रन करके देखेंगे तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया कि उसे क्या टास्क परफॉर्म करानी है, सिर्फ हमने उसे बनाया है। तो कॉल कराने के लिए सिंपली उसे उस फंक्शन का नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो अब यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर्स लिए हैं। तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर यानी कि हमें फर्स्ट वैल्यू यहाँ पास करानी है, जो कि इंटीजर वैल्यू हो 10, दूसरी 20। यानी कि जैसे कि हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये जो 10 वैल्यू है वो ए को असाइन हो जाएगी, और जो 20 है वो बी को असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ असाइन हो गई। तो अब ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा ऐड फंक्शन, ये सी वैल्यू यानी कि 10 + 20 प्रोसेस करके वो 30 रिटर्न करेगा। तो ये 30 स्टोर कराने के लिए हमें
यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना चाहिए टोटल, और इस टोटल के अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल करने के बाद जो एडिशन होगी 30 वो इसमें स्टोर करा दी। तो अब हम इसे प्रिंट करा देते, printf/n एडिशन इज इक्वल टू %d, यानी कि हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है। तो टोटल को प्रिंट कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को कॉल किया और जो वैल्यू है उसे प्रिंट करा दिया। तो दोबारा आप इसे कंपाइल एंड रन करें। अब देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन इज इक्वल टू 30 हमें मिल गई। तो इस तरीके से फंक्शन को लिखा जाता है, फंक्शन को कॉल किया जाता है। अगर आप फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं चाहते, तो आप डायरेक्टली ये जो आपने फंक्शन नीचे लिखा हुआ है उसे उठा के ये स्टेटमेंट स्किप कर दीजिए, डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यानी कि जैसे कि हमारा प्रोग्राम ऊपर से कंपाइल होना स्टार्ट करेगा तो ये फंक्शन उसे समझ में आएगा कि यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, और हमारा जो मेन फंक्शन उसे रिकॉग्नाइज करके उसके स्कोप में आ जाएगा, और वो जैसे कि प्रोग्राम नीचे आएगा वो मेन फंक्शन उसे एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हम फिर से कंपाइल एंड रन करते, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन बनाए जाते हैं। तो एक बार और आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने फंक्शन डिक्लेरेशन किया, यहाँ पे उसका रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, और यहाँ पे हमने सिर्फ कंपाइलर को बता दिया कि हमें फंक्शन डिक्लेरेशन करते समय कितने पैरामीटर चाहिए और वो किस टाइप के चाहिए। उसके बाद हमने फंक्शन डेफिनेशन बनाई जो कि वो सेम होनी चाहिए जैसे कि हमारा डिक्लेरेशन में हमने दी है। डिक्लेरेशन के अंदर हमने जो कि हमने पैरामीटर लिए वहाँ पे हमने वेरिएबल भी बनाया ताकि हम फंक्शन कॉल करते समय जो वैल्यू पास करेंगे वो इसे असाइन हो जाएगी। उसके बाद हमने फंक्शन की बॉडी बना दी, उस बॉडी के अंदर हमने a+b एडिशन स्टोर करा दी और वो रिटर्न कर दी। अब जो रिटर्न होगी वो इंटीजर वैल्यू है, इसलिए हमने इसका रिटर्न टाइप इंटीजर दिया। और यहाँ पे हमने टोटल वेरिएबल बना के टोटल वेरिएबल के अंदर फंक्शन कॉल किया। इस फंक्शन को कॉल करने के बाद वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि 30 एडिशन है वो टोटल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद उसे हमने प्रिंट करा दी। तो इस तरीके से फंक्शन बनाए जाते हैं।